गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है वो है फास्ट ट्रैक लेक्चर, यानी कि ये चैप्टर आज ही शुरू होगा और आज ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें मैंने हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम में आ सकती है उसको इंक्लूड करा है। अगर आपको किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप रेगुलर कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को मैंने यहाँ ज़्यादा फोकस करा है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। सबसे पहले ये अपन समझते हैं कि लीन का क्या मतलब होता है। यहाँ लीन सिस्टम दे रखा है, तो लीन सिस्टम का मतलब होता है रिड्यूस करना वेस्ट को विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि वेस्ट को अपन रिड्यूस भी कर लें और प्रोडक्टिविटी कम भी नहीं होए। तो इस तरीके से जब अपन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको अपन बोलते हैं लीन सिस्टम। अब इसके सेकंड पॉइंट में कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जैसे कि डू राइट फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी भी काम को पहली बार में ही सही तरीके से कर दोगे तो उससे क्या होगा, वेस्ट भी कम होगा और प्रोडक्टिविटी भी सेक्रीफाइस नहीं होगी। सेकंड है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब हर साल आप कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जाओ। ठीक है, एक ही चीज़ को जब आप बार बार परफॉर्म करते हो तो उससे क्या होगा, वेस्ट कम हो जाएगा। वेस्ट मिनिमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, यानी कि इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में चेंज आ रहा है आप उसके साथ अडेप्टेबल रहो मार्केट चेंजेस के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल नहीं है लीन सिस्टम का, तो वहाँ आपको टिक करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है इस चैप्टर के अंदर, कैनबेन कार्ड। कैनबेन कार्ड होता क्या है, बेसिकली एक होता है नोटिफिकेशन कार्ड, यानी कि यूँ मान लो डिवीज़न 1 की कैपेसिटी है, या फिर यूँ बोल सकते हो मशीन 1 की कैपेसिटी 100 यूनिट्स पर आवर और मशीन 2 की कैपेसिटी 90 यूनिट्स पर आवर। उसके बाद वो मशीन 1 से मशीन 2 में जाते हैं, उसके बाद वो बनता है फिनिश गुड्स। अब मशीन 2 की कैपेसिटी तो 90 यूनिट्स पर आवर ही है, यानी कि यहाँ मशीन 1 से कितनी आएगी, 100 यूनिट्स इसके पास आएगी, पर ये तो 90 यूनिट्स ही बना सकता है 1 घंटे के अंदर। तो 10 यूनिट्स क्या होगी, WIP में स्टोर करनी पड़ेगी। अब जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या बोलते हैं, आप कोई स्टोरेज करो ही मत इन्वेंट्री का, जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही उतना ही आप बनाओ। तो आपको जस्ट इन टाइम की अगेंस्ट होता है कि अगर मशीन की कैपेसिटी कम होती है दूसरे मशीन की तो उसमें क्या होता है, आपको स्टोरेज करना पड़ेगा। और जस्ट इन टाइम ये बोलता है कि आपको स्टोरेज करो ही मत, एकदम आप जीरो स्टोरेज पर वर्क करो। तो अब यहाँ क्या होगा, मशीन 2 वाला जो डिपार्टमेंट है वो मशीन 1 वाले को बोलेगा कि हमारी कैपेसिटी है 90 यूनिट्स, तो ये भी उतनी यूनिट्स ही बनाएगा। यानी कि ये बना तो 100 यूनिट सकता है पर ये 90 यूनिट्स ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि मशीन 2 की कैपेसिटी 90 यूनिट्स की है, तो उससे क्या होगा, स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन कार्ड इशू करेगा डिवीज़न 1 को, इसको बोलते हैं कैनबेन कार्ड। उसके बाद आता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ग्रुपिंग मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। आप इस तरीके से करो, अगर मशीन 1 से फिर गुड्स ज़्यादा मशीन 2 में, तो आप देखो उसके बीच में कम डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसा ट्राई करो। क्योंकि होगा क्या, यहाँ से यहाँ आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा अगर ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो, क्योंकि अल्टीमेटली फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो मशीन 1 के बाद मशीन 2 में जाएगा गुड्स। तो आप ट्राई करो जितना पास में हो सकता है उतना पास में रखो, ताकि टाइम भी बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगा। ठीक है, लेबर इधर से उधर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है प्रॉब्लम इन ब्लैक फ्लशिंग इन अ JIT सिस्टम। ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, स्क्रैप रिपोर्टिंग, लॉट ट्रैकिंग, इन्वेंट्री एक्यूरेसी। सिर्फ नाम ध्यान रखने, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्ज़ाम में सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने है, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है काइज़ेन कोस्टिंग। काइज़ेन का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं काइज़ेन कोस्टिंग का क्या मतलब है। आप इस तरीके से करो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है बेसिकली। अब इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला प्रिंसिपल है नो योर कस्टमर, सेकंड है लेट इट फ्लो, थर्ड है गो टू गैम्बा। गैम्बा का मतलब होता है प्लेस। आप अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको क्या होगा, एक फिज़िकल प्लेस में जाना पड़ेगा, आपको वर्कर्स उनसे दिक्कत पूछनी पड़ेगी, अभी क्या दिक्कत है,
फिर जाके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। आपको पहले पता तो होना चाहिए दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आता है एम्पावर पीपल, नेक्स्ट आता है बी ट्रांसपेरेंट। तो ये 5 प्रिंसिपल्स के नाम आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आता है 7th पॉइंट आता है 5S इज़ द फाउंडेशन ऑफ पिलर्स ऑफ TPM। ये लाइन एक बार MCQ में आई थी, डैश इज़ द फाउंडेशन ऑफ पिलर्स ऑफ TPM। तो यहाँ आपसे पूछा था 5S ऑप्शन में दिया था। 5S कौन से होते हैं? शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। शॉर्ट का बेसिकली ये जापानीज़ में वर्ड दे रखा था सीरी। सेट इन ऑर्डर साइटोन था, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सेट इन ऑर्डर। ये बेसिकली जापानीज़ वर्ड और इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं, तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है सीजो, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सिक्रेसू और सस्टेन यानी कि सिर झुके। ठीक है, सस्टेन का मतलब होता है डेली मॉनिटरिंग। सबसे पहले शॉर्ट का क्या मतलब होता है? जो चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम की सिर्फ उसी को ही रखो। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आपके फिनिश गुड्स में बनने के लिए काम आएगा। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है रॉ मटेरियल, अब जो जैसे कि होता है ना, आपको किचन में कुछ पर्टिकुलर डिश बनानी है, तो आपके लिए आप क्या सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पास में रखते हो क्या? नमक, मिर्ची। ठीक है, तो जो चीज़ काम की होती है उसको अलग रखो, जो चीज़ काम की नहीं है उसको दूसरे मतलब जो एक्सेस कैपेसिटी में है उसको आप क्या करते हो? स्टोर में रखते हो। सारी चीज़ को आप किचन में तो रखते नहीं हो। बस इसी तरीके से शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर वाइज रखो। पहले ये डलेगा फिर वो डलेगा, फिर रॉ मटेरियल 1 पहले ये वाला डलेगा, फिर रॉ मटेरियल 2 डलेगा। उसके बाद आता है शाइन। आप अपने वर्क प्लेस को क्लीन रखो ताकि कभी कोई चीज़ ढूंढनी भी पड़े तो इजीली मिल जाए। 4th है स्टैंडर्डाइज। अब इन सबको आप पूरा प्रोसेस को आप स्टैंडर्डाइज बना दो, यानी कि अगर आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो एकदम वो स्टैंडर्डाइज यानी कि सेम होने चाहिए। 10 फ़ोन बना रहे हो तो 10 सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई साइज़ में बड़ा बन गया कोई छोटा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5th है सस्टेन। सस्टेन यानी कि आप डेली मॉनिटर करो कि ये जो सारी चीज़ें वो सही से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। और ये सारी चीज़ें आती है 5S आते हैं डू के अंदर। अपन ने पहले पढ़ा था ना, प्लान, डू, चेक, एक्ट, उसके अंदर ये डू में आते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट दे रखा है प्लान एंड डू आर इनेबलर्स फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वाइल चेक एंड एक्शन आर रिजल्ट्स। ये लाइन एग्ज़ाम में आ सकती है MCQ में, तो मैंने बता दी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है हाउ कैन TPM भी इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन। TPM कैसे इंट्रोड्यूस होता है? तो इसके लिए 4 स्टेजेस है। पहला होता है प्रिपरेशन स्टेज, इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, जिसका नाम है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसका फॉर्मूला होता है अवेबिलिटी रेशो इंटू परफॉर्मेंस रेशो इंटू क्वालिटी रेशो। ये थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी है। तो प्रैक्टिकल अभी अपन करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेबिलिटी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम इंटू 100। ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास पढ़ने के लिए 24 आवर्स है, अब उसमें आपका फिक्स 8 घंटे सोते हो, 2 घंटे का लंच ब्रेक लेते ही हो, यानी कि 10 घंटे आप मतलब स्टडी कर ही नहीं सकते, फिक्स है। मतलब अब यूँ समझ के होंगे 8 घंटे सोते हो, 2 घंटे लंच ब्रेक, इसको आप कम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 24 माइनस 10 कितना बचा आपके पास? 14 बचा। इसको अपन बोलते हैं प्लान प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, प्लान प्रोडक्शन टाइम इसको बोलेंगे, जो 14 है अपना। ठीक है, अब उसमें से मान लो 14 में से आपके 4 घंटे कभी आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो उस कारण आप पढ़ नहीं पाए, यानी कि 4 घंटे का आपका क्या हुआ? अनप्लान डाउन टाइम हो गया, तो ये हो गया 4। ठीक है, यानी कि यह 14 माइनस 4, तो ये ऑपरेटिंग टाइम आ गया, यानी कि नेट टाइम आप बोल सकते हो 10 घंटे हमने पढ़ाई करी। कितना पढ़ सकते थे? 14 घंटे पढ़ सकते थे। ठीक है, इंटू 100, तो इसको बोलते हैं अवेबिलिटी रेशो। और क्वेश्चन में करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट मैंने स्टडी का एग्जांपल दिया था। परफॉर्मेंस रेशो क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम इंटू 100। उसके बाद आता है क्वालिटी रेशो। सिंपल सा फॉर्मूला है गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इंटू 100। और अगर आपके क्वेश्चन में पूछे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। क्वेश्चन अपन करेंगे तो इसको और डिटेल में अपन पढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस इनोवेशन में 3 स्टेप्स आते हैं। एक होता है प्रोडक्शन होता है, एक डिलीवरी होता है और एक होता है सपोर्ट सर्विसेज।
उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। अगर सिक्स सिग्मा को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए दो चीज़ें आपको बता रखा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस के केस में और न्यू प्रोसेस के केस में। एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को अपन रिएक्टिव बोलते हैं और न्यू प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या होता है रिएक्टिव प्रोएक्टिव बता दिया, ठीक है। यानी कि रिजल्ट आने से पहले कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, रिजल्ट आने के बाद आप कर रहे हो रिएक्टिव बोलते हैं। DMI इसी इसमें दे रखा है डिफाइन मेजर एनालाइज, इसमें भी सेम है डिफाइन मेजर एनालाइज। यहाँ होता है आई होता है आपके पास इम्प्रूव, सी का मतलब होता है कंट्रोल, यहाँ डी का मतलब होता है डिज़ाइन वेरीफाई, यानी कि डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल, और यहाँ होता है डिफाइन मेजर एनालाइज डिज़ाइन और वेरीफाई। तो ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखते हैं, आपसे पूछ सकते हैं न्यू प्रोसेस में कौन सा होता है या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है। उसके बाद एक आता है टूल्स, डिफाइन मेजर एनालाइज के लिए कौन कौन से टूल्स है ये आपकी बुक में MCQ में दे रखा है, तो उसको मैंने यहाँ भी कवर कर रखा है। डिफाइन का एक तो टूल है प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्लान, एफर्ट इम्पैक्ट एनालिसिस, और एक होता है प्रोसेस मैपिंग। मेजर का कौन सा टूल्स है क्वालिटी फॉर डिप्लॉयमेंट, चेक शीट, प्रोसेस कैपेबिलिटी मेजरमेंट, सिस्टम एनालिसिस। एनालाइज का कौन सा टूल है हिस्टोग्राम, पेरिटो एनालिसिस, रन चार्ट। 2 बार इसको पढ़ लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब अपन करते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आप भी कर लेना। तो 1 मिनट आप वेट कर लो तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन अपन को करने हैं। एक मिनट का ब्रेक है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कौन से करने हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 3.50 पर आ जाइए। उसका अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में टेक टाइम को कैलकुलेट करना। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको टेक टाइम ही सॉल्व करना है और कोई सी चीज़ सॉल्व नहीं करनी है। तो टेक टाइम के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन रीड करना है PM²W से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन रीड करना है टेक टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक टाइम होता है क्या है। टेक टाइम होता है टाइम टेकन टू प्रोड्यूस कस्टमर्स रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस कस्टमर्स रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड, यानी कि कस्टमर की कितनी डिमांड थी उसको उसमें अपना कितना टाइम लगा, ठीक है। यानी कि इसमें दे रखा है फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूँ, इसका साथ ही साथ अपन सॉल्व कर लेंगे टेक टाइम, ठीक है। टेक टाइम का फॉर्मूला होता है नेट टाइम अवेलेबल। ये सिर्फ ऐसे फार्मूला में यूज़ हो रहा है टेक टाइम, इसलिए मैंने कहीं आपको अलग से नहीं पढ़ा है। नेट टाइम अवेलेबल डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड, तो बस इसको आप यहाँ ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन में ये फार्मूला काम आ रहा है, ठीक है। कितना टाइम अवेलेबल है, इसमें आपको दे रखा है मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर्ड फॉर 10 सच मोटर्स। तो कस्टमर की डिमांड तो थी 10 यूनिट्स। टोटल टाइम अवेलेबल था 480 मिनट्स, आउट ऑफ विच नॉर्मल प्रैक्टिस था 30 मिनट्स विल बी स्पेंड इज शट डाउन एंड क्लीनिंग। 480 माइनस 30, अपन को चाहिए नेट टाइम अवेलेबल। सारा जो आपका टाइम पास हो रहा है सबको माइनस कर दो, तो ये आपके पास कितना बचा 450 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक यूनिट बनाने में आपको कितना लग रहा है 45 मिनट। बस इसी को ही बोलते हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए आपको लग रहा है 45 मिनट, इसी को ही बोलते हैं टेक टाइम। शायद ही MCQ में आए क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको टेक टाइम कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अपन आ जाते हैं 5th पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल देंगे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालो, अवेबिलिटी रेशो इंटू परफॉर्मेंस रेशो इंटू क्वालिटी रेशो। अवेबिलिटी रेशो क्या होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। परफॉर्मेंस रेशो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छा याद आएगा। गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ठीक है। अब ऑपरेटिंग टाइम से ऑपरेटिंग टाइम कट, टोटल यूनिट से एक्चुअल प्रोडक्शन कट, ठीक है।
अब अपन ये देखते हैं, सबसे पहले चीज़ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो यहाँ क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ अपन कट नहीं कर सकते टोटल यूनिट्स को और एक्चुअल प्रोडक्शन को अपन कट नहीं कर सकते। क्यों, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा है। ये पर यूनिट का नहीं दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन का दे रखा है जो कि है 180 आवर्स। ठीक है, अब अपन को चाहिए गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स अपने पास यानी कि एक्सेप्ट करी अपन ने 2520 यूनिट्स एक्सेप्ट करी, यानी कि हो गई 2520 डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम इनटू टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स यानी कि टोटल प्रोडक्शन हुआ 2800 यूनिट्स का इनटू प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो यहाँ प्लान प्रोडक्शन टाइम कितना हो जाएगा, एक तो टाइम वर्कड और टाइम लॉस दे रखा है, यानी कि प्लान प्रोडक्शन टाइम अपने पास हो जाएगा 210 प्लस 238। समझ में नहीं आया होगा, इसको बता देता हूँ। देखो प्लान प्रोडक्शन टाइम में से अपन क्या करते हैं, अनप्लान डाउन टाइम को माइनस करते हैं, तो उससे अपने पास आ जाता है ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, यानी कि ये जो है वो अपन मानते हैं टाइम लॉस्ट हुआ वो है अनप्लान डाउन टाइम है। ठीक है, तो अपन को तो चाहिए प्लान प्रोडक्शन टाइम चाहिए, अनप्लान अपन ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए इसको माइनस कर दें, अदरवाइज़ तो ये अपन को प्लान प्रोडक्शन टाइम में तो एड ही चाहिए ना। अगर मेरे को ऑपरेटिंग टाइम निकालना होता तो मैं इसको अनप्लान डाउन टाइम को माइनस करता 28, तो जाके मेरे पास आधा ऑपरेटिंग टाइम, अब मेरे पास आधा 210। ठीक है, पर यहाँ क्वेश्चन में मेरे को क्या चाहिए, प्लान प्रोडक्शन टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐड करा गया 238। समझ में आ गया होगा। टाइम लॉस्ट कौन सा है, ये आपको दे रखा है, ये है अनप्लान डाउन टाइम है। अदरवाइज अगर प्लान डाउन टाइम होता अपन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 आवर्स आपके पास स्टडी करने के लिए, उसमें से आप क्या करते हो 10 आवर्स का स्लीप प्लस लंच ब्रेक लेते हो। ठीक है, तो आपका हो जाता है 14। ठीक है, अब उसमें से आप क्या करते हो 4 घंटे आपके कोई मेहमान आ गए, तो आप टोटल पढ़े 10 घंटे, तो इसको बोलते हैं अपने पास ऑपरेटिंग टाइम। ये हो गया अनप्लान डाउन टाइम हो गया, ये हो गया प्लान प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, अब इसमें सेम आपको ये दे रखा है, इसी तरीके से आपको ये दे रखा है, उसी तरीके से अपन ने करा है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। 180 इंटू 2520 डिवाइडेड बाई 2800 इंटू 238। इस क्वेश्चन में अपन ने प्लान प्रोडक्शन टाइम कैसे निकाला, ये आपको टाइम वर्क दे रखा था, यानी कि आपको दे रखा था ऑपरेटिंग टाइम दे रखा था, इतना टाइम आपने वर्क करा, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था 10 दे रखा था, यानी कि आपको 210 दे रखा था। सेम इसी तरीके से चलो, टाइम लॉस दे रखा था 28 आवर्स, यानी कि अनप्लान डाउन टाइम आपको दे रखा है 4। ऐसे ही अपन ने क्या करा 28 को ऐड कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया 238, ये अपने पास आ गया प्लान प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये जो 210 है वो टाइम वर्क दे रखा है 210, ये ऑपरेटिंग टाइम ये वाली चीज़ आपको दे रखी है, और टाइम लॉस्ट आपको अलग से दे रखा है 4। तब अगर आप इसको माइनस कर दोगे 10 माइनस 4 अगर आपने कर दिया तो 6 आ जाएगा, जो तो गलत हो जाएगा। तो अब आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा अपन ने कैसे निकाला। तो इसका अपने पास आंसर आ रहा है 68.04%। कोई पॉइंट का वेरिएशन है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सेम चीज़ है, अपन को वापस कैलकुलेट करना है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। वापस फार्मूला लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या होता है, अवेबिलिटी रेशियो इंटू परफॉर्मेंस रेशियो इंटू क्वालिटी रेशियो, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम इंटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम इंटू गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम से कट, टोटल यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन से कट। अब अपन को चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम दे रखा है 2.5 मिनट्स, इसको गुड यूनिट्स से मल्टीप्लाई करना है। गुड यूनिट्स अपने पास कितनी दे रखी है
ये रहा 280 माइनस 40 240 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय अपने पास सिर्फ रहेगा प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो प्लान प्रोडक्शन टाइम क्या है? प्लांट ऑपरेट्स इन डबल शिफ्ट अ डे इज कंसिस्ट ऑफ 8 आवर्स विद 25 मिनट्स लंच ब्रेक एंड टी ब्रेक 10 मिनट्स। और ये अनप्लान दे रखा है, तो अपन कैसे निकालेंगे? प्लान प्रोडक्शन टाइम अपन को चाहिए, तो डबल शिफ्ट डे यानी कि 8 × 2 हो जाएगा। 16 घंटे एक दिन में चलता है और 25 मिनट का एक शिफ्ट में ब्रेक होता है, तो अपन एक दिन का निकाल रहे हैं। -10 तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने पास हो गया 50 मिनट और एक टी ब्रेक हो गया 60 और ये वेट फॉर 1 मिनट। इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 × 2 16, ये क्या है? 16 आवर्स है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप कर सकते हो 16 × 60 -25 -25 -10 -10। तो यहाँ ये अपने पास आएगा 890 अपने पास आ रहा है। सही से एक और बार कैलकुलेट कर लो। और ये अपने पास आ रहा है 600 डिवाइडेड बाई 890। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 67.41%। अब इसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक कोस्ट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स, इट वर्क्स इन 2 शिफ्ट्स और 9 आवर्स फॉर 6 डेज इन अ वीक। लंच ब्रेक था 30 मिनट्स का, मिसलेनियस ब्रेक था 15 मिनट्स का। आपको डेटा दे रखा है 4 वीक्स का दे रखा है। प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दे रखा है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दे रखा है, सेटअप चेंजेस, पावर फेलर, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम, नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस, पार्ट्स एक्सेप्टेड दे रखा है, कैलकुलेट OEE। तो ये सेम अपन फॉर्मूला लगाएंगे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के लिए, अवेलेबिलिटी रेशियो इंटू परफॉर्मेंस रेशियो इंटू क्वालिटी रेशियो। ये हो जाएगा ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। उसके बाद ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन ऑपरेटिंग टाइम से ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है? यहाँ सही से डेटा नहीं दे रखा, तो अपन इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है इसमें दे रखा है फॉर 6 डेज इन अ वीक, यानी कि एक वीक में काम होता है 6 डेज होता है, ठीक है। तो अपने पास कितने 4 वीक्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो 6 इधर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 डेज। तो 4 वीक्स में कितना काम होगा? 24 डेज। अब एक दिन में कितनी चलती है? 2 शिफ्टें चलती है। एक दिन में चलती है 2 शिफ्ट चलती है। तो यहाँ अपने पास कितने 24 डेज आपको दे रखे हैं। तो कितनी शिफ्ट हो जाएगी? यहाँ 24 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 शिफ्ट चली, यानी कि 24 डेज में कितना काम हुआ? 48 शिफ्ट जितना काम हुआ है, ठीक है। सिंपल समझ सकते हो। एक दिन में कितना हुआ? 2 शिफ्ट चलती है, इट वर्क्स इन 2 शिफ्ट। और एक वीक में कितना काम होता है? एक वीक में आपको दे रखा है 6 डेज काम होता है। तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 वीक्स, तो कितना होगा? 24 डेज हो गए। इसको शिफ्ट में कन्वर्ट करना है 48 शिफ्ट्स। अब आ गया होगा आपको। इसके बाद आपको क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड साइकिल टाइम दे रखा है 3 मिनट। तो स्टैंडर्ड टाइम है 3 मिनट इंटू गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स कितनी है? 131 है। 131 डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम
सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल टाइम कितना था ये अपने पास। 48 शिफ्ट में कितना काम होता है, 48 शिफ्ट इंटू हर एक शिफ्ट में होता है 9 घंटे काम। तो 48 शिफ्ट इंटू 9 432 आवर्स काम टोटल टाइम अवेलेबल है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे जो कि अपने पास है लंच ब्रेक वाला और अदर मिसलेनियस ब्रेक और प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये प्लान था पहले से, ठीक है, तो अपन इसको भी माइनस करेंगे 30 और 15, क्योंकि ये पहले से ही पता था ये होगा ही होगा, प्लान था, ठीक है। तो 30 15 और 15 ये पर शिफ्ट दे रखा है, तो 45 प्लस 60 मिनट पर शिफ्ट है, क्योंकि हर शिफ्ट में लंच ब्रेक होगा, हर शिफ्ट में मिसलेनियस ब्रेक और हर शिफ्ट में मेंटेनेंस प्लान वाला है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 30 प्लस 15 45 प्लस 15 60 मिनट, यानी कि आप 1 आवर बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या था 9 आवर्स में, ये भी आवर्स में ही था। और तो ये आपके पास 1 आवर इंटू 48, हर एक शिफ्ट का 48 आवर्स माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 384 आवर्स अपने पास आ गए, ठीक है। 384 आवर्स अपने पास आ गए प्लान प्रोडक्शन टाइम। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर था मिनट में डेटा, नीचे भी मिनट में ही लिखना पड़ेगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्या था 131 कितना था पर शिफ्ट का दे रखा था, पर शिफ्ट का। तो नीचे भी डेटा क्या लिखना पड़ेगा, पर शिफ्ट का लेना पड़ेगा, ये पर शिफ्ट का डेटा था स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो नीचे अपने पास कितना है, नीचे तो अपना टोटल दे रखा है 384 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 48, तो अपने पास आ जाएगा पर शिफ्ट का। तो ये अपने पास आ रहा है 393 डिवाइडेड बाय 480, यह अपने पास आ रहा है 81.83% आ रहा है। पॉइंट में आप देख लेना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 में मैंने सिर्फ आपको टेक टाइम में बताया, इतना ही काम का है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जितना था वो मैंने आपको बता दिया। पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट होता है